हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आज एक दो आर्टिकल बची हुई है इस चैप्टर में, ठीक है ना। छोटी छोटी आर्टिकल्स हैं और थ्योरेटिकल आर्टिकल्स हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको याद रखना है चीज़ों को, ठीक है ना। आज का जो पहला टॉपिक तुम्हारी किताब में दिख रहा है मुझे, वो है भाई क्यूरी टेम्परेचर। हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यूरी ताप, नाम सुना हुआ है, क्यूरी ताप या क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी सुना हुआ है नाम, क्यूरी का नाम तो सुना होगा। चलो क्यूरी टेम्परेचर नहीं सुना, कोई बात नहीं, आज सुन लो। क्यूरी का नाम सुना हुआ है? क्या क्या इन्वेंट किया था? थर्मोमीटर। बताइए, मैडम क्यूरी भी रो रही होगी ऊपर से देख के, क्यों? तो क्यूरी टेम्परेचर से पहले चलो, आपने मैडम क्यूरी का नाम सुना? मैडम क्यूरी सुना है? केवल नाम तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। मैडम क्यूरी कौन थी? मैडम क्यूरी जो है एक पोलैंड में जन्मी थी, पोलिश थी, बाई बर्थ क्या थी, और फ्रेंच। इसकी जो शादी हुई थी वो फ्रांस में हुई थी, तो इसलिए वो फ्रेंच हो गई। पोलैंड और फ्रांस की नागरिकता है, ठीक है ना। और मैडम क्यूरी जो है बड़ा इंटरेस्टिंग करेक्टर है भाई, विशेषकर जब साइंस डेवलप हो रहा था उस दौर का एक इंटरेस्टिंग करेक्टर है। कौन? मैडम क्यूरी। और इनके हस्बैंड थे पियरे क्यूरी। पियरे क्यूरी। अब मैं इसके परिवार के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इनके हस्बैंड थे पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी पोलैंड में पड़ी हुई थी, पोलैंड में जन्मी थी केवल। इनका जो बर्थ है, जन्म कहाँ हुआ था? पोलैंड में हुआ था। और चूंकि ब्रिलियंट छात्र थे, और उस दौर में मैडम क्यूरी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लगभग जहाँ 1867 या 68 के आसपास, 67 ही मान लेते हैं। और जन्म तिथि अभी गई है, कुछ दिन पहले आपने अखबार में देखा हो, देखा था अखबार में? कौन देखता है इस चीज़ों को ना। 7 नवंबर 1967 या 1968, कन्फ्यूजन है। लेकिन आप जो भी हुआ, आप चाहे तो कहीं से भी करेक्ट कर सकते हो, इस चीज़ों को मिल जाएंगी, ठीक है। 7 नवंबर को जन्म हुआ था 1867 में। कहाँ पे? पोलैंड। और उसके बाद ये पढ़ने चली गई छुप छुप करके। कहाँ? इसकी जो पढ़ाई हुई वो फ्रांस यूनिवर्सिटी में, पेरिस में हुई, पेरिस यूनिवर्सिटी में। बाद में ये पेरिस यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर हो गई। बाद में ये फ्रांस, जो ये यूनिवर्सिटी है पेरिस यूनिवर्सिटी फ्रांस में, उसमें ही क्या हो गई थी? प्रोफेसर हो गई थी। वहीं से इन्होंने पीएचडी की। अब मैडम क्यूरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? मैडम क्यूरी इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैडम क्यूरी एकमात्र जो है ऐसी वैज्ञानिक, पहली वैज्ञानिक थी, एकमात्र पहली ऐसी वैज्ञानिक थी जिसको नोबेल प्राइज मिला है भाई, नोबेल। और इसको नोबेल प्राइज फिजिक्स में भी मिला और केमिस्ट्री में भी मिला। नोबेल प्राइज किसमें मिला? और ऐसी पहली वैज्ञानिक थी, पहली वैज्ञानिक जिसको कि विज्ञान की दोनों शाखाओं में, जिसको कि विज्ञान की दोनों शाखाओं में क्या मिला भाई? विज्ञान की दो शाखाओं में भी, दो दो अलग अलग शाखाएं हैं, दो अलग अलग ब्रांचेज है ना साइंस की, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है। तो दोनों ब्रांचेज में नोबेल मिला।
पहला जो नोबेल मिला इनको ये फिजिक्स के लिए मिला, ठीक है ना। और पहला नोबेल ये सन करेक्ट कर लेना, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, 1903 के आसपास पहला नोबेल मिला, और केमिस्ट्री का नोबेल 1911 में मिला। और शायद पहले जो पहला नोबेल था या दूसरा नोबेल था, दूसरा वाला, वो इनके पति के साथ संयुक्त रूप से मिला, पियरे क्यूरी के साथ क्या मिला, पहला नोबेल तो उनको अपना आप पहला या दूसरा, ठीक है। तो ये पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को दोनों को क्या मिला, संयुक्त रूप से मिला। और जो नोबेल मिला इनको वो मिला रेडियम, इन्होंने रेडियम की खोज करने का, रेडियम एंड पोलोनियम, नाम सुना हुआ है, रेडियम पोलोनियम का नाम सुना हुआ है। एवं रेडियो एक्टिविता का अध्ययन, रेडियो एक्टिविता नाम सुना है भाई, रेडियो एक्टिविटी सुना हुआ है। रेडियो एक्टिविता का अध्ययन किया है इन्होंने, ठीक है ना। और रेडियो एक्टिविता का अध्ययन करना का मतलब है जान जोखिम में डालना। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व वो तत्व होते हैं जो कि खुद ही क्षय होते हैं भाई, खुद ही क्या होते हैं, क्षय होते हैं। और एक इनसे 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, आपने शॉर्ट में अगर आप चाहो तो अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा किरणें जो हैं वो शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक हैं, ठीक है ना। और इसी अल्फा बीटा गामा किरणों के संक्रमण से जो इतनी हाई क्लास की वैज्ञानिक थी वो जो है मात्र 66 साल जी सकी भाई। कितने साल, 66 साल, हाँ 66 साल। और 1934 में मृत्यु हो गई इनकी, डेट मेरे को याद नहीं, 1934 में इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो बड़ी वैज्ञानिक थी। अब तो नहीं बोलोगे कि मैडम क्यूरी ने थर्मामीटर का क्या किया, थर्मोमीटर की खोज की है, अब तो नहीं बोलोगे। तो मैडम क्यूरी, इसके बाद देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ इसको, आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि साइंस का टॉपिक है, ठीक है ना। भले आपके कोर्स में है या नहीं है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए, विशेषकर जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं उनके बारे में तो जरूर पढ़ो। मैडम क्यूरी की 2 लड़कियां थी, मैडम क्यूरी की इनकी 2 बेटियां थी, डॉटर्स, इनकी 2 डॉटर्स थी। एक का नाम था आयरीन क्यूरी, आयरीन क्यूरी, और एक का नाम ईव था या ईवा था, कुछ ऐसा था, ईवा, ईवा मान लेते, ईवा क्यूरी लिख देता हूँ मैं इसको, वैसे ईव क्यूरी था शायद, ईव ही ई होता है। 2 बेटियां थी। और ये जो बेटी थी ये भी आयरीन, जो उसकी बड़ी बेटी थी, उस ये इसको केमिस्ट्री में नोबेल मिला, इसको केमिस्ट्री नोबेल मिला, नोबेल इन केमिस्ट्री 1935 में। देखो 1934 में उनकी माँ की मौत हुई और वो अपने काम के प्रति कितनी डेडिकेटेड थी कि उसको 1935 में नोबेल मिल गया, ठीक है ना। और जो ईव क्यूरी थी ये साइंटिस्ट नहीं थी, ये जर्नलिस्ट थी, पत्रकार थी, लेखक थी, राइटर थी और पियानिस्ट थी। पियानो का नाम सुना, पियानिस्ट जिसको बोलते हैं पियानो वादक, ठीक है ना। और इसको भी नोबेल मिला, बड़ी बात है। और इसको नोबेल मिला शांति का नोबेल, शांति का, और ये लगभग 100 साल बाद मिला था, 67 तो 66 या 65 में मिला होगा, 1965 के आसपास शायद, या 1966 भी हो सकता है, मैं ध्यान दे, ठीक है। तो लगभग 1965 या 66 में इसको शांति का नोबेल मिला था। एक फैमिली है कि नहीं, जिसमें कितने नोबेल है, एक नोबेल, दूसरा नोबेल,
तीसरा नोबेल, चौथा नोबेल और पांचवा नोबेल भी तो है। पिता को भी तो नोबेल मिला। मिला तो सही, नोबेल तो नोबेल है, ठीक है ना। तो 5 नोबेल एक परिवार में, 5 नोबेल, ये भी जो है ऐतिहासिक रूप से रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड 5 नोबेल्स इन फैमिली, 5 नोबेल्स इन वन फैमिली। इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको, इस टॉपिक को, एक परिवार को 5 नोबेल मिले, ठीक है ना, और वो भी 100 साल के भीतर। 100 साल से भी नहीं, बल्कि अगर आप लगाओगे तो 90, लास्ट नोबेल मिला था इनको कब, 50, 65, 98, 99 साल के भीतर भीतर एक परिवार को 100 साल, 100 क्या मिल गए, ठीक है। तो ये है भाई कहानी। वो भी तब जबकि यूरोप में, उस दौर में यूरोप में भी जो है लड़कियों की शिक्षा इतनी प्रचलित नहीं थी जितनी कि आज है, ठीक है ना। तो उस दौर में 5 नोबेल एक परिवार को मिलना ये बड़ी बात थी। तो मैडम क्यूरी कहाँ से अटके थे, कहाँ चले थे, जाना था कहाँ, क्यूरी ताप पे पहुंच गई मैडम क्यूरी, कोई बात नहीं। तो मैडम क्यूरी समझ गए कौन थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्यूरी ताप पे। कल मैंने आप लोगों को लोह चुंबकत्व बताया था, बताया था। अगर हम लोह चुंबकीय पदार्थों को क्या करें, अगर हम लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि एक पर्टिकुलर ताप पर, एक निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर धीरे धीरे गर्म करना है, ऐसे नहीं सीधे भट्टी में झोंकना नहीं है, ठीक है ना। धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो क्या होता है कि आप देखोगे कि एक निश्चित ताप पर क्या होता है कि लोह चुंबकत्व का गुण एकदम समाप्त हो जाता है, एकाएक एक निश्चित ताप पर अचानक से लोह चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। जो पदार्थ है लोह चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है, आप पाओगे कि अचानक से जो पदार्थ है लोह चुंबकीय पदार्थ था, उसका लोह चुंबकत्व का गुण क्या हो गया, खत्म हो गया। कल मैंने लास्ट में एक लाइन कहीं पे बताई होगी, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं लोह चुंबकीय पदार्थों का चुंबकत्व क्या होता रहता है, घटता है, बताया था। तो अब हम ताप को बढ़ाते रहे लगातार, तो एक स्थिति ऐसी आती है भाई कि एक पर्टिकुलर ताप पर लोह चुंबकत्व का गुण अचानक से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और जो पदार्थ था लोह चुंबकीय पदार्थ वो बन जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। वो क्या बन जाता है, वो पदार्थ क्या बन जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ में चेंज हो जाएगा। और इस निश्चित ताप को बोलते हैं क्यूरी ताप। जो निश्चित ताप है, इस ताप को हम क्या बोलते हैं, इस ताप को क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी ताप कहा जाता है। अगली बात समझ में, इतना सा है। आप कह सकते हैं कि क्यूरी ताप, परिभाषा आप दे सकते हैं, क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर जो पदार्थ है वो लोह चुंबकीय रहता है, जिसके ऊपर पदार्थ क्या है और जिसके नीचे पदार्थ क्या रहता है, क्या हो जाता है। इतनी आसान परिभाषा, इससे ज्यादा आसान हो सकती है, हो सकती है। ऐसा ताप जिसके ऊपर जो पदार्थ है भाई वो लोह चुंबकीय रहता है और उसके नीचे पदार्थ क्या हो जाता है, अनुचुंबकीय हो जाता है, कहलाता है क्या, क्यूरी ताप। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं, जैसे कोबाल्ट है भाई, कोबाल्ट का नाम सुना हुआ है, कोबाल्ट के लिए क्यूरी ताप ये है 1121 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम कोबाल्ट को जो है 1121 डिग्री सेंटीग्रेड 1121 सेंटीग्रेड तक क्या करें, गर्म करें, तो इसके ऊपर ये जो है क्या रहेगा,
ये तुरंत क्या हो जाएगा, इससे ऊपर जो है अनुचुंबकीय में बदल जाएगा। जैसे लोहा है, सबसे महत्वपूर्ण तो लोहा ही है। लोहे का क्यूरिताप जो है वो होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये 717 कुछ ऐसा होता है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं 723 नहीं, 717 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 नहीं, 770 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर लोहे को हम 770.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाए तो लोहा किस में बदल जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा, और उसके नीचे क्या रहेगा, क्या रहेगा, लोह चुंबकीय। तो लोह, आप ऐसे कह सकते हैं क्यूरिताप जो है वो संक्रमण ताप है जिसके ऊपर कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ किस में बदल जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में। और इसको हम ठंडा करें तो वापस जो लोह चुंबकीय पदार्थ है वो किस में बदल जाएगा, नहीं, अनुचुंबकीय से वापस लोह चुंबकीय में बदल जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये क्यूरी टेम्परेचर है, और क्यूरी टेम्परेचर का जो नाम है वो मैडम क्यूरी के नाम पे रखा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। आ गई बात समझ। तो ये है तुम्हारा क्या, क्यूरी टेम्परेचर। जो नेक्स्ट है भाई तुम्हारे पास परमाणु मॉडल द्वारा डीमैग्नेटाइजेशन। परमाणु मॉडल द्वारा विचुंबकन बोलते हैं इसको, विचुंबकन यानी कि डीमैग्नेटाइजेशन। एक हुआ मैग्नेटाइजेशन, एक हुआ डीमैग्नेटाइजेशन। का मतलब है जो मैग्नेट बन चुका है उसको वापस सामान्य धातु में परिवर्तित करना, उसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। विचुंबकन की व्याख्या। अगर हमारे पास कोई लोह चुंबकीय पदार्थ है भाई, लोह चुंबकीय, ये कोई लोह चुंबकीय पदार्थ है और आपको पता है कि आपने इसको चुंबकीकृत किया हुआ है, तो इसके जो सारे डोमेन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होंगे, अलाइंड होंगे, संरेखित होंगे। और अलाइन होने के कारण क्या होगा, लोह चुंबकीय पदार्थ प्रबल रूप से क्या बन चुका होगा, चुंबक में बदल गया होगा, ठीक है। बदल गया। अब ये अपने दिमाग में ये सोचो, ये फिगर बनाओ कि इसके सारे के सारे डोमेन्स एक पर्टिकुलर लाइन में लाइन है। अब आपने इस पर यांत्रिक प्रहार किया, यानी आपने जैसे सपोज के लिए इसको हथौड़े से पीटा, इसको थोड़ी से, अब हथौड़े से जैसे आप इसको चोट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके जो डोमेन्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे भाई। हथौड़े से अगर आप इसको पीटोगे तो इसके डोमेन्स क्या होंगे, डोमेन डिस्टर्ब होंगे, डोमेन डिस्टर्ब होंगे। और इस डोमेन डिस्टर्बेशन को बोलते हैं यांत्रिक प्रक्षोभ, यांत्रिक और जब डोमेन डिस्टर्बेंस होंगे भाई तो क्या होगा, इसका चुंबकत्व का गुण धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो इसका चुंबकत्व का गुण, चुंबकत्व का गुण घटेगा, और इसी चुंबकत्व के गुण को घटने को डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। और एक स्थिति ऐसी आएगी भाई कि क्या हो जाएगा, चुंबकत्व पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा लोह चुंबकीय पदार्थ का, और वो किस में बदल जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा, ठीक है। तो पहला तरीका तो यह है, हम इसको क्या करें, हथौड़े से पीटें, यानी यांत्रिक प्रक्षोभ इस पे करें, ठीक है। मैकेनिकली इसको हम डिस्टर्ब करें, इसके डोमेन्स को डिस्टर्ब करें। दूसरा तरीका यह है कि हम इसको किसी कुंडली के भीतर रख दें भाई, किसी धारावाही कुंडली के, धारावाही कुंडली जो है अपने आप में क्या होती है, एक चुंबक का काम करती है, करती नहीं करती। तो अगर हम इसको एक कुंडली के भीतर रखें, और कुंडली के भीतर रखकर अगर हम ये धारावाही कुंडली है सपोज के लिए, या हम एक धारावाही कुंडली बनाएं और उसको लपेटें नर्म लोहे की छड़ पे, उसको किस पे लपेटें, एक
ठीक है ना। और जैसे ही हम क्या करते हैं, स्विच ऑफ करें भाई इसको, हम इसको क्या करें, तो ये मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा ना इसका, क्योंकि इसमें धारा बहेगी। धारा चुंबक है, चुंबक के भीतर क्या है, चुंबक के भीतर क्या है, नर्म लोहे की छड़ है, ठीक है ना। और नर्म लोहे की छड़ का चुंबकन होगा, और जैसे ही हम इसमें धारा कम करेंगे, धीरे धीरे इसमें धारा घटाएं, तो इसमें हम धारा को क्या कर दें, धारा बंद कर दें, धारा को क्या करें, शून्य करें। जैसे हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को शून्य करेंगे, जो डोमेन से वो एक पर्टिकुलर दिशा में अलाइन हो चुके थे, वापस आ जाएंगे अपनी मूल अवस्था में, ठीक है। तो धारा जैसे हम शून्य कर दें तो ये हो जाएगा इसका क्या, इसका हो जाएगा डीमैग्नेटाइजेशन, वापस इसका चुंबक तो क्या हो जाएगा, शून्य हो गया। तो ये परमाणु मॉडल द्वारा क्या है वह, डीमैग्नेटाइजेशन कैसे होता है, डोमेन थ्योरी द्वारा। ये मैग्नेटाइजेशन कैसे होता है ये कल बताया था, डीमैग्नेटाइजेशन कैसे होता है ये मैं आपको आज बता चुका हूँ। बात समझ में आ गई? ठीक है, कुछ पूछना है? ठीक है। नेक्स्ट एक और छोटी सी आर्टिकल है कि नर्म लोहा और फौलाद के गुणों में अंतर। अब ये तो आप लोग वैसे पढ़ सकते हैं, खुद ही पढ़ सकते हो, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको आप खुद पढ़ सकते हैं और आपको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है ना। नर्म लोहा सुना हुआ है, जिसको हम कच्चा लोहा बोलते हैं, ठीक, प्योर लोहा, शुद्ध लोहा जिसको आप बोलते हैं। और एक होता है फौलाद, फौलाद किसको बोलते हैं? फौलाद सुना हो? नहीं सुना है। नर्म लोहे और फौलाद के चुंबकीय गुणों में अंतर, ये चलो शॉर्ट में बता देता हूँ। नर्म लोहे तथा फौलाद के चुंबकीय गुणों में अंतर, गुणों में, अगर आपने नर्म फौलाद का नाम सुना है तो ठीक है। फौलाद वैसे आमतौर पर स्टील को बोलते हैं, तो बोलते हैं लोग फौलाद का बना हुआ है। अगर कोई मजबूत चीज है तो उसको क्या बोलते हैं, ये फौलाद का बना हुआ है बोलते हैं। डायलॉग है, मुहावरा हो गया ये तो, अब नहीं हो गया। तो एक तो लोहा हुआ, नर्म लोहा समझते हैं, शुद्ध लोहा, और एक फौलाद हुआ। फौलाद आमतौर पे स्टील को बोलते हैं। और फौलाद क्या होता है कि लोहे में कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती है, मूल रूप से इसमें कार्बन मिलाया जाता है। लोहे में मूल रूप से क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं या जिंक मिलाते हैं या कोबाल्ट मिलाते हैं। तो इन अशुद्धियों को, ये जो अशुद्धियां हैं नर्म लोहे को काफी मजबूती प्रदान करती है। और इस मिश्र धातु को, एक यहाँ से एक मिश्र धातु बनती है और उस मिश्र धातु को हम क्या बोलते हैं, ये जो मिश्र धातु बनी वो मिश्र धातु क्या होती है, फौलाद होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि नर्म लोहा और फौलाद के गुणों में, चुंबकीय गुणों में क्या अंतर होता है। नर्म लोहा भी चुंबकीकृत होता है बहुत ही जल्दी, ठीक है ना, और उसका मैग्नेटाइजेशन स्पीड काफी तेज होता है, ठीक है ना। और जो फौलाद है वो भी, क्योंकि नर्म लोहा, चूंकि वो भी लोहे से ही बना हुआ है, उसमें भले कुछ अशुद्धियां हैं कार्बन की, जिंक की वगैरह जो भी है, तो इसका भी, ये भी मैग्नेट बनता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इसके गुणों में कुछ पर्टिकुलर अंतर है। अगर हम क्या करें कि दो समान लंबाई की छड़ लेता हूँ, एक छड़ मैंने ली किसकी, नर्म लोहे की, और एक छड़ ली हमने, बराबर मोटाई है इन दोनों छड़ों की और बराबर क्या है, लंबाई, ठीक है ना। एक छड़ को मैंने इस पर मैं धारावाही तांबे के पृथक्कृत तार लपेटने हैं भाई, तो ये क्या बन जाएगी, एक कुंडली बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है। और इस पे भी मैं तांबे की पृथक्कृत तार लपेट देता हूँ, इस वाले पे बिल्कुल फेरों की संख्या भी वही, धारा भी वही, सब कुछ वही बराबर, ठीक है ना। एक सिरे से धारा प्रवेश करेगी, ऐसे मान लेते हैं, इसमें धारा इस सिरे से प्रवेश कर रही है और इसमें भी इस सिरे से प्रवेश कराते हैं वैद्युत धारा,
और यहाँ से धारा क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। ये तांबे की, ये जो है तांबे के पृथक्कृत तार कैसे होते हैं, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था, जैसे आपने देखा होगा कुंडली बनाते समय हम तांबे के तारों पे एक लेयर लगा देते हैं किसी, ठीक है ना, जिससे कि वो फिजिकली तो एक दूसरे के टच में होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाते हैं। देखो जैसे ये है, ठीक है ना, तो अगर ये तार सपोज ये तांबे का तार है, ये भी तांबे का तार है, ऐसे टच करेगी तो शॉर्ट सर्किट करेगा। लेकिन अगर हम इसके बीच बाहर से प्लास्टिक का पन्नी बांध दें या कुछ बांध दें तो पृथक्कृत हो जाए, ठीक है ना। तो तांबे के पृथक्कृत तारों की हम क्या लपेट देते हैं, और हम इनको जो है लोहे की छीलन, अगर हम यहाँ पे एक बॉक्स रखें, यहाँ पे एक बॉक्स रखें और उस बॉक्स में हम लोहे की छीलन रखें, और यहाँ पे भी एक बॉक्स रखें और उसमें भी क्या रखें, लोहे की छीलन। समझ दो, छीलन का मतलब है छोटे छोटे बारीक टुकड़े। तो क्या होता है कि इस पर लोहे की छीलन चिपक जाती है, इस पर लोहे की क्या चिपक जाती है, क्योंकि चुंबकीकृत हो जाएगा तो इस पर लोहे की छीलन चिपक जाएगी। अब चूंकि ये भी चुंबकीकृत होता है तो इस पर भी लोहे की छीलन चिपकेगी, लेकिन इस पर जितनी चिपकेगी उस पर और उस पर थोड़ा सा चिपकेगी। एक पे लोहे की छीलन काफी ज्यादा चिपकेगी, ध्यान से देखो, और वो किस पे चिपकेगी, वो किस पे चिपकेगी, जिस पर नर्म लोहा हुआ है, जिसकी क्रॉड क्या हो, नर्म लोहे की हो, और ये फौलाद है, ये वाला क्या है। अब आप कहोगे कि दोनों पे नर्म, दोनों पे जो है छीलन चिपक रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोनों के दोनों चुंबक बन गए। लेकिन आपने ध्यान देना है कि एक पर नर्म लोहे की ज्यादा छीलन चिपकेगी और दूसरे पे क्या चिपकेगी, कम चिपकेगी, यानी कि इसका चुंबकन तीव्र होगा। इसका क्या होगा, चुंबकन तीव्र गति से होगा, मैग्नेटाइजेशन, यानी कि ये ज्यादा प्रबल चुंबक बनेगा। और इसका जो चुंबकन होगा वो क्या होगा, इसका चुंबकन कम होगा या स्लो होगा। इसका मतलब मैग्नेट ये भी बना, मैग्नेट ये भी बना, लेकिन एक ज्यादा तीव्र मैग्नेट बना और एक ज्यादा तीव्र क्या बना। तो पहला अंतर जो नर्म लोहे और फौलाद में है वो यही है कि इसका चुंबकन काफी तीव्रता से होता है और इसका चुंबकन क्या होता है, काफी क्या होता है, स्लोली होता है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि अब हमने धारा शून्य कर दिया, जैसे ही हम इनमें हम धारा शून्य कर देते हैं, इसमें भी धारा शून्य कर देते हैं, और इसमें भी जैसे ही हम धारा शून्य करेंगे, देखो आप प्रैक्टिकली क्या पाओगे, जैसे आप इसमें धारा शून्य करोगे तो क्या होगा कि जो छीलन थी ये तुरंत नीचे गिर जाएगी भाई। तो लोहे की छीलन नर्म लोहे वाले से, इससे लोहे की छीलन तुरंत क्या आ जाएगी, तुरंत गिर जाएगी, और इससे धीरे धीरे गिरेगी, इससे भी गिरेगी, लेकिन इससे क्या होगी, और कुछ छीलन इसमें चिपकी रहेगी काफी देर तक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जो धारा शून्य करने पर इसका जो विचुंबकन है, डीमैग्नेटाइजेशन, विचुंबकन नर्म लोहे का तेजी से होता है, जितनी तेजी से चुंबकन उतनी तेजी से। और फौलाद का क्या होता है, फौलाद का जो विचुंबकन है वो स्लोली होता है, धीरे धीरे फौलाद का विचुंबकन होगा। तो फौलाद जो है, इसीलिए जो नर्म लोहा है, जो अस्थायी चुंबक होते हैं, अस्थायी चुंबक बोलते हैं, जिनमें कि हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो तुरंत चुंबकीकृत हो जाते हैं, और जैसे धारा बंद करते हैं वो तुरंत क्या हो जाते हैं, डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो जैसे बिजली वाली घंटी है, जैसे अस्थायी चुंबक, जैसे बिजली की, या ट्रांसफार्मर के भीतर भी नर्म लोहे की रॉड रखी जाती है। ट्रांसफार्मर पढ़ लिया आपने, नहीं पढ़ा होगा अभी, तो आएगा आगे, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर हो गया, ये सब, या टेलीफोन का तार वगैरह जो भी है, तो ये सब अस्थायी चुंबक होते हैं। इन सब में जो चुंबकन पैदा करता है वो पैदा करता है, इन सब में नर्म लोहा प्रयोग किया जाता है।
और इन चुंबकों को अस्थायी चुंबक बोलते हैं। ठीक है, कुछ चुंबक ऐसे होते हैं जो स्थायी होते हैं, जो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। और स्थायी चुंबक हमेशा किससे बनाते हैं, फौलाद से बनते हैं। तो स्थायी चुंबक, दूसरी चीज आती है स्थायी चुंबक, जिनका चुंबकन भी देरी से होगा और विचुंबकन भी क्या होगा, देरी से होगा। जैसे लाउड स्पीकर में यूज होते हैं। आपने देखा होगा लाउड स्पीकर, देखा होगा जो बाल्टी जैसी होती है, उसके पीछे एक यूनिट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसके अंदर जो क्रॉड होती है भाई, ठीक, वो किसकी होती है, फौलाद की होती है। लाउड स्पीकर हो गया, या सिंपली आप जैसे चुंबकीय घड़ी होती है, चुंबकीय कंपास जिसको बोलते हैं, इनमें क्या यूज किया जाता है, फौलाद यूज किया जाता है, स्टील यूज किया जाता है। तो नर्म लोहा समझ गए, ठीक है ना, फौलाद समझ गए, नर्म लोहा और चुंबकीय गुण के समानता क्या है और असमानता क्या है, ये सारी चीजें भी आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। हो गया, आ गई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई। और तुम्हारी किताब में एक लास्ट आर्टिकल और है भाई, वैद्युत चुंबक। नेक्स्ट है वैद्युत चुंबक। वैद्युत चुंबक क्या होते हैं कि आप लोग जानते हैं भाई, जब किसी धारावाही परिनलिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका एक सिरा कहाँ ठहरता है, उत्तर दिशा में, और एक सिरा कहाँ ठहरता है, दक्षिण दिशा में। ठीक है ना, यानी कि धारावाही जो परिनलिका है वो एक चुंबक की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। अब हम क्या करते हैं कि धारावाही परिनलिका का जो क्रॉड है, क्रॉड का मतलब जिसपे वो तार लिपटे हुए हैं, उसको हम नर्म लोहे से क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। ये धारावाही परिनलिका है, ठीक है ना, और इसकी जो क्रॉड है भाई, पहले क्या होती थी, क्या होती थी, मोटे गत्ते की बना देते थे, प्लास्टिक की बना देते थे। ठीक है ना, अब हम अगर हम नर्म लोहे की पट्टी पे या नर्म लोहे की छोटी छोटी पट्टियां रखें, अब वो छोटी छोटी पट्टियां, तो वैसे आमतौर पे क्या होता है, जैसे आपने ट्रांसफार्मर वगैरह देखा होगा, तो उसमें नर्म लोहे की एक टुकड़ा नहीं होता उसके अंदर, बल्कि कई सारी प्लेटें होती, पत्तियां होती। ठीक है, उसका कारण क्या है वो मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम विद्युत चुंबक पे चल रहे हैं। तो इस नर्म लोहे को की प्लेट पे हम क्या करें, तांबे की पृथक क्रोधी तारों को क्या कर दें, लपेट दें। ये अभी भी आया था, अभी भी हमने सामने भी एक चित्र बनाया है इसका, और इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करें भाई, इसमें क्या करें, वैद्युत धारा प्रवाहित करें। तो सपोज के लिए जब वैद्युत धारा की दिशा ये है, इस दिशा में वैद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करें ऊपर की ओर, तो कौन सा सिरा एन सिरा बनेगा, कौन सा सिरा एस सिरा बनेगा, इसकी पहचान भी मैंने आपको बताई हुई। ठीक है ना, तो ये आप इतना याद रखो, जिस सिरे से वैद्युत धारा प्रवेश करेगी, जिस सिरे से वैद्युत धारा क्या करेगी, वो एस सिरा बनता है, वो क्या बनेगा, और जिस सिरे से वैद्युत धारा बाहर निकलेगी वो क्या बनता है। वैसे मैंने आपको फिगर बना के सब कुछ समझाया हुआ है एक पिछले कहीं किसी चैप्टर में। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं भाई, ठीक है, तो जो ये धारावाही कुंडली थी, इसका जो चुंबकीय गुण था वो कई हजारों गुना, लाखों गुना बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि अंदर जो नर्म लोहे की क्रॉड है, इसका चुंबकन होता है। ठीक है ना, और इसके डोमेन जो है एक उसी दिशा में, सारे के सारे डोमेन उसी दिशा में संरेखित हो जाएंगे जिस दिशा में इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संरेखित है। कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सारे डोमेन क्या हो जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे, और इसका जो चुंबकीय गुण है वो धारावाही कुंडली का, वो कई गुना बढ़ जाता है भाई। ये हमने बैटरी लगाते थे या हम कुंडली लगाते। अब आप इसको जो है, जो कुंडली है, इस कुंडली को आप चाहो तो क्या कर सकते हैं भाई, किसी भी रूप की ले सकते हैं। आपने घोड़े की नाल के आकार का लगाया तो नाल चुंबक बन जाएगा, छड़ के आकार का लगाया वो क्या बन जाएगा, छड़ चुंबक बन जाएगा। और जैसे ही हम इसके अंदर नर्म लोहे की क्रॉड रखते हैं, ये नर्म लोहे की क्रॉड बोलते हैं भाई इसको,
नरम लोहे की रॉड रखते हैं, तो इसका जो धारावाही कुंडली का जो चुंबकन है, जो चुंबकीय गुण है, वो कई हजार गुना, कई लाख गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसी को वैद्युत चुंबक बोलते हैं। यही क्या होता है, अगर आप इसका आकार बदलना चाहो, किसी नाल चुंबक बना दो, ठीक है ना, किसी भी आकार में आप इसको धारावाही कुंडली लपेटोगे नरम लोहे के छड़ पे, उसी आकार का क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। और जो नरम लोहे का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, या चुंबकत्व होता है, वो बहुत तीव्र होता है, काफी अधिक तीव्र होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे क्रेन लगे होते हैं ना, क्रेन, ठीक है ना, आजकल तो हाइड्रोलिक क्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उन क्रेन की बात कर रहा हूँ जो लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को उठाते हैं मशीनों में, ठीक है। तो क्रेन में क्या होता है कि नरम लोहे की छड़ें होती है अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि वैद्युत धारा प्रवाहित करता है। अब वैद्युत धारा प्रवाहित की तो क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा, और चुंबक जैसे ही वो क्या करता है, अब उसने वैद्युत धारा प्रवाहित की, क्रेन ऑपरेटर ने लोहे के टुकड़े चिपकाया उसको, उससे तो तुरंत उस पर क्या हो जाता है, चिपक गया, उसने उठाया दूसरी जगह रखा, अब छोड़ेगा कैसे, धारा बंद करेगा, सिंपल, ठीक है। तो इनको बोलते हैं भाई क्या, वैद्युत। जैसे और इंडस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, जैसे विशेषकर जैसे जो क्रेन वगैरह बनती है, वो इन्हीं चुंबक के इन्हीं गुणों पे बनती है, इन्हीं की ऐसे ही बनती है, नरम लोहे से बनती है। तांबे की तारों को लपेट कर हम क्या बनाते हैं, वैद्युत चुंबक बनाते हैं। और वैद्युत चुंबक का जो चुंबकन होता है वो बहुत ही तेजी से होता है, और डीमैग्नेटाइजेशन भी उसी फोर्स से होता है। जैसे धारा बंद किया, विदाउट टाइम लेगिंग ये क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, और जो लोहे का टुकड़ा क्रेन थाम रखा है वो धड़ाम से क्या करेगा, नीचे गिरेगा। आई बात समझ में। तो ये है भाई तुम्हारे पास क्या, वैद्युत चुंबक। और मेरे ख्याल से बात समझ में आ जानी चाहिए। इसके साथ ही ये चैप्टर क्या होता है, क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। और इसमें मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ भाई, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ मैं न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी बता चुका हूँ इसमें, ठीक है। और किसी भी आर्टिकल में कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, और वैसे नेक्स्ट चैप्टर तो चुंबक से संबंधित है, लेकिन क्या कह रहे हो तुम लोग, क्या चाह रहे हो कि रे ऑप्टिक्स पढ़ाया जाए, जो बोलोगे वो पढ़ा दें, क्या पढ़ाना है बताओ, जो भी बोलोगे देखा जाएगा, कल की कल है। तो ये क्लास में समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है।